वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं दिनेश सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का 13 चैप्टर, तो 13 चैप्टर के अंतर्गत में हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शीतलक के बारे में देखा है। शीतलक वास्तव में क्या होती है, शीतलक में जो ऊष्मा होती है वह किस तरीके से अवशोषित होती है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब हम लोग जानते हैं शील्डिंग के बारे में, परिरक्षक के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं शील्डिंग परिरक्षक के बारे में, वास्तव में परिरक्षक किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग चलिए इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं। चलिए तो अगला हमारा जो कंटेंट है वो है आप लोगों का शील्डिंग परिरक्षक। तो चलिए हम लोग जानते हैं भाई परिरक्षक के बारे में, वास्तव में ये परिरक्षक किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, परिरक्षक रिएक्टर और नाभिकीय विखंडन की क्रिया में यहाँ पर देखिए परिरक्षक के बेस में हम लोग देखते हैं जिसको बोला जाता है शील्डिंग, जिसको क्या बोला जाता है शील्डिंग, जिसको बोला जाता है शील्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को शील्डिंग के माध्यम से बोला जाता है। तो इस शील्डिंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में। रिएक्टर में देखिए यहाँ पर अगर चीज़ को देखा जाता है तो रिएक्टर के माध्यम से देखा जाता है। देखिए रिएक्टर में यहाँ से देखिए रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता है। देखिए तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में यहाँ से देखिए नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। कई प्रकार की किरणें, यहाँ से देखिए कई प्रकार की किरणें, कई प्रकार की किरणें ना, कई प्रकार की किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पर शील्डिंग के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं, जब यह परिरक्षक के बेस पे होता है तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन, अब नाभिकीय विखंडन के बेस पे यहाँ पर आपके पास जो आता है भाई, नाभिकीय विखंडन को लेकर के यहाँ से आप लोगों के पास आता है जो, अब यहाँ पर नाभिक की जो बात करते हैं, ये नाभिक की जो बात करते हैं, नाभिक की जो प्रबलता की बात करते हैं, तो यहाँ से नाभिक, इस नाभिक के अंतर्गत में दो पार्टिकल्स आपके मौजूद होते हैं। नाभिक में दो कण स्थित होते हैं, नाभिक में दो कण व्याप्त होते हैं, नाभिक में दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं। ठीक है, तो परिरक्षक शील्डिंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं रिएक्टर के माध्यम से कि नाभिकीय विखंडन क्रिया में कई प्रकार की किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो परिरक्षक के बेस में, शील्डिंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि रिएक्टर नाभिकीय विखंडन क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। तो नाभिक में दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, नाभिक में दो कण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, व्याप्त होते हैं। और ये दो कण जो स्वतंत्र से व्याप्त होते हैं उसी को हम लोग पहला जो कंटेंट होता है, उसी पहला कंटेंट को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं भाई, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो पहला कण होता है आपका न्यूट्रॉन भाई साहब होता है, और जो दूसरा कण होता है वो होता है आप लोगों का प्रोटॉन भाई साहब। न्यूट्रॉन होता है, ये क्या होता है, दूसरा कण क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब न्यूट्रॉन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो न्यूट्रॉन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भाई साहब होता है, यहाँ पर क्या भाई साहब होता है, जो न्यूट्रॉन भाई साहब होता है वह न्यूट्रॉन भाई साहब अनावेशित होता है। इसका किसी से लेना न देना नहीं होता किसी प्रकार का, यह अनावेशित होता है। ठीक है, यह अनावेशित होता है, यह अनावेशित होता है। और प्रोटॉन की बात करते हैं भाई, प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होती है भाई वह धन आवेशित होती है। जो प्रोटॉन होती है वह क्या होती है, धन आवेशित होती है, धन आवेशित होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे। अब यहाँ पर नाभिक जो रहता है आप लोगों के पास में, जो कि प्रबलता होती है नाभिक की किस तरीके से। ठीक है, तो नाभिक के बेस में हम लोग इस तरीके से देखें, तो नाभिक के बेस में देखते हैं तो इसमें प्रबल शक्ति किस तरीके से होती है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। देखिए ठीक है, तो यहाँ से आप नाभिक के बेस में आ गया, यहाँ पर आपके पास दो कण, तो यहाँ पर आपको मिल ही गए हैं नाभिक के दोनों कण। पहला न्यूट्रॉन के बेस पे एक न्यूट्रॉन है, तो दूसरा आप लोगों को क्या है, प्रोटॉन है। अब इसके चारों तरफ ये चक्का लगा रहा है भाई, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ये जो चक्का लगा रहा है, ये चक्का लगाने वाला क्या है आप लोगों के पास, ये जो चक्का लगा रही है आप लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है,
अनावेशित होता है। क्लियर। तो इस बीच में जब भी परिरक्षक शील्डिंग का काम होता है इस रिएक्टर में, तब यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या होती है, सामने आती है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया जब सामने आती है तो इस पर जो किरणें होती है वह किरणें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जिसके कारण नाभिक के दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त हो जाते हैं। नाभिक के दो कण स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं। तो नाभिक के दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत न्यूट्रॉन अनावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, और प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन अनावेशित होता है ना तो यह किसी प्रकार का ऋणावेशित होता है, ना ही धनावेशित होता है। यह नाभिक के साथ प्रबलतापूर्वक प्रोटॉन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ और देखते हैं कि इस नाभिक के कण में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में स्थित, परमाणु के नाभिक 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 में स्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या होती है। परमाणुओं के नाभिक में स्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या होती है। क्या होती है, धन आयनों की संख्या होती है। और एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है भाई, एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तो नाभिक के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, नाभिक में दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, पहला न्यूट्रॉन के बेस पे, दूसरा प्रोटॉन के बेस पे। तो प्रोटॉन आप लोगों के पास क्या होता है, धनावेशित माध्यम में होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित माध्यम में होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित ऋणावेशों की संख्या धनावेशों की संख्या के बराबर होती है, धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है। तो नाभिक के अंतर्गत नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं, जो कि ऋणावेशित है, जो नाभिक से पास स्थित रहता है, नाभिक के पास स्थित रहता है, जो कि नाभिक से बहुत ही कम ही निकटतम दूरी पर स्थित होता है। उस इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक से अत्यधिक दृढ़तापूर्वक बंधा रहता है, क्योंकि वहाँ से जो नाभिक की जो प्रबल शक्ति होती है वह बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण वह नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा रहता है। इस कारण से उस चीज़ को क्या बोला जाता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक से अत्यंत दूर निकट स्थित कक्षाओं में क्या करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं। तो वह नाभिक से दूर स्थित रहते हैं, जिसके कारण वह कुछ मुक्त होकर के वह पृष्ठ पे गति करने लगते हैं। मुक्त होकर के कहाँ पर गति करने लगते हैं, वह पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वह नाभिक से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, नाभिक से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। नाभिक से पूर्णतः मुक्त होकर के वह क्या करने लगती है, गति करने लगती है, जिसके कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि यह नाभिक में दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन के बेस पे होता है और किसके बेस पे होता है, प्रोटॉन के बेस पे होता है। तो परमाणु के न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। तो प्रोटॉन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में स्थित जो ऋण आवेशों की संख्या होती है वह धन आवेशों की संख्या के बराबर होती है, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन पॉजिटिव के बेस पे होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बेस पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बेस पे होगा तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के बेस पे होगा। और ये आप लोगों का न्यूट्रॉन आप लोगों का न्यूट्रल रहेगा, जिस पर किसी प्रकार विद्युत रूप उदासीन होता है, जो कि अनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या होती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ को देख कहा कि रिएक्टर के माध्यम से जो नाभिकीय विखंडन की जो संलयन की अभिक्रिया जिस तरीके से होती है, उसी के वजह से यहाँ पर जो परिरक्षक के माध्यम से हमारे पास नाभिकीय विखंडन हो रहा है भाई, परिरक्षक के माध्यम से हमारे पास क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया हो रही है वो बहुत आगे की क्रिया के बेस के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसके अंतर्गत में जो रिएक्टर की नाभिकीय विखंडन होती है, जो रिएक्टर के बेस पे क्या होती है, आप लोगों के पास नाभिकीय विखंडन होती है। क्लियर। तो उसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है परिरक्षक के माध्यम से कि रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें को उत्सर्जित करता है। कई किरणें को उत्सर्जित करने के पश्चात नाभिक में हमारे पास मुख्यतः दो कण स्वतंत्र रूप से व्याप्त हो जाते हैं। पहला न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, दूसरा प्रोटॉन के बेस पे होता है। अब न्यूट्रॉन आप लोगों को अनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन के नाभिक में स्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या होती है। यहाँ पर नाभिक में दो कण विद्यमान होते हैं, जो कि आप लोगों का पहला प्रोटॉन के बेस होता है, दूसरा आप लोगों के यहाँ पर न्यूट्रॉन के बेस होता है, जो कि अनावेशित होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक के बेस पे अगर दोनों की क्रिया को और उसकी प्रतिक्रिया को यहाँ से हम लोग अटैचमेंट करते हैं परिरक्षा के रूप में, तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है, जो कि रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए अब हानि वाली बात आ गई। मतलब क्या होती है, बहुत सारे जो एनर्जी होती है, बहुत सारे ऊष्मा के बेस पे बहुत सारे रिएक्शन करती है, जो रिएक्ट करती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन
रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन, यहाँ से देखिए रिएक्टर में, यहाँ से इस कंटेंट को देखिए अच्छे से रिपीट कीजिए। रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो होती है भाई, नाभिक में रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की जो क्या होती है, क्रिया होती है, नाभिकीय की क्रिया जो होती है वह कई प्रकार की किरणें होती है, वह कई प्रकार की क्या होती है, किरणें उत्सर्जित करती है। रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें क्या करती है, उत्सर्जित करती है। मतलब इनके बीच में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब कई किरणें ये उत्सर्जित करते हैं। अब इस उत्सर्जित के माध्यम से जो रिएक्टर के पास कार्य करने के लिए, जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुँचा सकता है, क्योंकि अगर वह नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्पन्न करेगी, उसमें एक्स किरणें के बेस पे, वाई किरणें के बेस पे, जेड किरणें के बेस पे होता है, तो ये किरणें के बेस पे बार बार के बेस पे होता है। तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की एक्स किरणें, वाई किरणें, जेड किरणें के बेस पे, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ पर किरणें निकलती है भाई। यहाँ पर किरणें निकलती है, तो ये अल्फा किरणें के बेस पे निकलती है भाई, अल्फा किरणें के बेस पे, बीटा किरणें के बेस पे, और एक होता है आप लोगों के गामा किरणें के बेस पे होता है, गामा किरणें के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, अल्फा के रूप में देखते हैं, बीटा के रूप में देखते हैं और गामा के रूप में देखते हैं। ये तीनों कितने सूक्ष्मतम होते हैं, कितने ये तीनों कितने सूक्ष्मतम होते हैं, यहाँ पर अल्फा के माध्यम से, बीटा के माध्यम से और गामा के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो अल्फा और बीटा और गामा के बेस पे होते हैं, ये बहुत ही तीव्रगामी आप लोगों के क्या होते हैं, तीव्रगामी व्यक्ति के बेस पे होते हैं। तो तीव्रगामी किरणों के बेस पे होते हैं, जिसमें कि अल्फा किरणें और बीटा किरणें क्या होता है, गामा किरणें के माध्यम से होता है। तो अल्फा बीटा गामा के बेस पर अगर इस तीनों को हम लोग अटैचमेंट करके देखते हैं भाई, यहाँ से तीनों को हम लोग क्या करके देखते हैं, अटैचमेंट करके देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा के बेस पे, अल्फा किरणें के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो अल्फा किरणें के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा किरणें के बेस पे देखा जाएगा तो अल्फा किरणें में नाभिकीय विखंडन, अल्फा किरणें में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, फिर क्रिया होती है, फिर कई प्रकार की किरण उत्सर्जित होती है। तो इसमें अल्फा और बीटा और गामा किरण का भी उत्सर्जन हो रहा है, किरण का भी उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये किरणों के माध्यम से हो रहा है, जिसमें अल्फा के बेस पे आ रहा है, बीटा के बेस पे आ रहा है, गामा के बेस पे आ रहा है। किसके बेस पे आ रहा है, या तो अल्फा के बेस पे आ रहा है, पहला आप लोगों के अल्फा से रिलेटेड होता है, दूसरा आप लोगों के बीटा से रिलेटेड होता है, तीसरा गामा से रिलेटेड होता है। तो अल्फा से आप लोगों के अल्फा किरणें के बेस पे रिलेटेड होता है, दूसरा आप लोगों के बीटा किरणें से रिलेटेड होता है, तीसरा आप लोगों के गामा किरणें से रिलेटेड होता है। तो इस कारण से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है, जिसके कारण इसमें कई किरणें उत्सर्जित होती है जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। इन्हीं कारणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवारें बना दी जाती है। कंक्रीट की क्या बना दी जाती है, मोटी दीवारें बना दी जाती है। तो परिरक्षा के रूप में हम लोगों ने इसी चीज़ को देखा कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर का कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना देते हैं। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर होती है। इन्हें परिरक्षक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो परिरक्षक के माध्यम से जब इस चीज़ को बोला जाता है तो यह रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती है जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों की हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है, जिन्हें परिरक्षक कहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, परिरक्षक बोला जाता है। तो परिरक्षक के माध्यम से हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये किरणें के बेस में हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों की सुरक्षा के लिए हमारे पास इन किरणों की क्या करती है, जो सुरक्षा होती है, इसके लिए हमारे पास रिएक्टर से इसके लिए हमारे पास
जो रिएक्टर होती है भाई, इस रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की, इस रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट के बेस पे, इस रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट के बेस पे मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, की मोटी दीवारें बनाई जाती है, की मोटी दीवारें बनाई जाती है, मोटी दीवारें क्या होती है, बनाई जाती है। ये इसके अंतर्गत क्या होती है, मोटी दीवारें को क्या किया जाती है, इसके अंतर्गत बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत परिरक्षा के वजह से हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है, जो रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या कर सकती है, हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो किरणें उत्सर्जित होते रहेगी वहाँ से उसकी तीव्र गति से व्यक्ति को बहुत सारी हानि पहुंचा सकती है। इन कारणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर, इसलिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई जाती है, मोटी दीवारें बनाई जाती है। इसके कारण से मोटी दीवारें क्या होती है भाई, बनाई जाती है। तो परिरक्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जो कि रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई जाती है। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन किरणों की सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर, इन किरणों की सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, जो कि यहाँ से बनती है। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है, इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है, इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की क्या होती है। इन्हें परिरक्षक के माध्यम से कहा जाता है और इन्हें परिरक्षक ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत में आते हैं, तो परिरक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो परिरक्षक के अंतर्गत में हम लोगों ने ये देखा कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है, जो कि रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है। इन किरणों से सुरक्षा के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, जिसके कारण दीवार की मोटाई लगभग 2 मीटर होनी चाहिए। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। मतलब यहाँ से रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए यहाँ से नाभिकीय बेस पे और नाभिकीय विखंडन के बेस पे, उत्सर्जित के बेस पे, किरणें के बेस पे, जिसमें अल्फा बीटा और गामा किरणें के बेस पे यहाँ पर आती है। तो इस किरणें के बेस पे हम लोगों ने ये तीनों को देखा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप लोगों के धन आवेशों की जो संख्या आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम लोग को यहाँ से देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है, जो स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो क्या होती है, स्थिति होती है, और प्रोटॉनों की जो स्थिति होती है, जो प्रोटॉनों को क्या होती है, स्थिति होती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और प्रोटॉनों की स्थिति के बेस पे हम लोग जब इसकी गणना करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की स्थिति में करते हैं तो जो पदार्थ होती है, ठीक है, ये पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे अणु से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, छोटे छोटे अणु से होकर मिलकर बनी होती है, अणु से होकर मिलकर बनी होती है, और अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, और अणु जो होते हैं वह छोटे छोटे अणु जो होते हैं वह छोटे छोटे अणु होते हैं, वह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में, परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है। केंद्रीय भाग पे क्या होता है, नाभिक स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है।
नाभिक स्थित होता है, परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है और नाभिक में दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नाभिक में दो कण मौजूद होते हैं। दो कण मौजूद होते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है, जिसमें नाभिक के दो कण मौजूद होते हैं। पहला न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। यहाँ पर नाभिक के पास दो कण होते हैं। पहला नाभिक के दो कण तो पहला होता है आप लोगों का पहला जो होता है वह होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हम लोग इसको छोटे छोटे अणु से सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, जो कि सकारात्मक बनी होती है। छोटे छोटे अणु जो कि परमाणु के बेस पे होती है भाई। छोटे छोटे अणु होते हैं जो कि परमाणु से मिलकर के बनी होती है। छोटे छोटे अणु जो कि छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनी होती है। इस परमाणु में छोटे छोटे परमाणु जो मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जिस पर के केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है, जिस पर दो कण मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। धन आवेशों की संख्या बराबर ऋण आवेशों की संख्या। यहाँ पर क्या होता है, धन आवेशों की संख्या बराबर धन आवेशों की संख्या बराबर क्या होती है, ऋण आवेशों की संख्या होती है। यहाँ से धन आवेशों की संख्या बराबर क्या होती है, ऋण आवेशों की क्या होती है, संख्या होती है। धन आवेशों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या होती है, ऋण आवेशों की संख्या होती है। मतलब यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। ये आप लोगों के एक रूल्स के मुताबिक होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों का ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है भाई, चक्कर लगाते रहता है। तो परिरक्षा के वजह से हम लोगों ने ये देखा कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें होती है जो कि आपस में उत्सर्जित करती है और रिएक्टर के पास जब कार्य करने के लिए चली जाती है तो यहाँ विद्युत रूपेण उदासीन के बेस में किरणें के बेस में होती है। इस कारण से यहाँ पर अल्फा किरण के बेस पे, बीटा किरण के बेस पे और गामा किरण के बेस पे क्या करती है, यहाँ से आने वाले को व्यक्तियों को क्या पहुँचा सकती है, हानि यहाँ से यह पहुँचा सकती है। चूँकि हानि पहुँचाएगी तो रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित हो जाएगी, जिसके कारण आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि रिएक्टर के बेस से परिरक्षक में बहुत सारे दुर्घटनाएं के बेस पे होती है जिससे हानि पहुँच रही है। इस कारण से उसको सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। इस कारण से यहाँ पर बताई जाती है कि ये हानि पहुँचाती है। इस कारण से कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है जो कि दीवारों की मोटाई लगभग 2 मीटर की होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। ये किसके अंतर्गत क्या आता है भाई, ये आप लोगों के परिरक्षक के अंतर्गत आता है, जो कि रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कई प्रकार की किरणों को बेस उत्सर्जित होती है जो कि रिएक्टर के पास कार्य करने के लिए व्यक्तियों की हानि पहुँचा सकती है, जो कि इन किरणों से होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस परिरक्षक के बेस पे हम लोग इसके शीतलक के बेस पे देखे थे, इसके पिछले वीडियो को। इस वीडियो को हम लोग परिरक्षक के बेस पे देखे हैं कि इस परिरक्षक के बेस में जो आप लोगों के पास अल्फा किरणें के बेस पे आती है कि अल्फा किरणें क्या है, बीटा किरणें क्या है, गामा किरणें क्या है, अल्फा किरणें क्या है, बीटा किरणें क्या है, गामा किरणें क्या है, ये दोनों इसी के अंतराल में आते हैं, जिसके अंतराल में आप लोगों के रिएक्टर आए हैं। तो रिएक्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि नाभिकीय विखंडन क्या है, उसकी क्रिया किस तरीके से होती है, उसकी किरणें किस तरीके से उत्सर्जित होती है, वो किरणें किस प्रकार से होती है, इसमें न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है, प्रोटॉन की स्थिति क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से किस तरीके से है, तो इनमें से कौन सी भारी है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों का ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, ये तीनों किस प्रकार से अटैचमेंट होते हैं, इन तीनों को हम लोग यहाँ से देखे हैं परिरक्षा के बेस पे, शेल्डिंग के बेस पे। तो चलिए उसके आगे के कार्यविधि को हम लोग देखते हैं। शीतलक को भी देख चुके थे भाई, तो आगे इसकी हम लोग कार्यविधि को देखते हैं। क्लियर, तो कार्यविधि के बेस पे हम लोग रिएक्टर को देखते हैं। रिएक्टर को चालू करने के लिए देखिए इसकी कार्यविधि के अंतर्गत हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई, तो यहाँ पर ये होता है कार्यविधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। रिएक्टर को चालू करने के लिए जब हम लोग रिएक्टर को चालू करते हैं भाई, जब हम लोग किसको चालू करते हैं, रिएक्टर को, जब हम लोग रिएक्टर को चालू करते हैं तो उसके लिए नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है। उसके लिए नियंत्रक छड़ को बाहर क्या की जाती है, खींच ली जाती है। जैसे कि कोई इस तरीके से रहता है, ये है आप लोगों के पास में, यहाँ से अब इसको यहाँ से इस तरीके से
कोई मशीनरी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसको बाहरी अवस्था से निकालने के लिए इस तरीके से उसके लिए चैन को बाहरी तरफ से खींचा जाता है। जैसे कि जनरेटर आपको स्टार्ट करना है, जनरेटर वगैरह चालू करना है, तो उसमें एक पट्टी लगी होती है जो कि बाहर की तरफ लगी होती है, जिसको खींचने पर वह क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये कि जनरेटर की भांति होती है। तो बस ये भी इसकी कार्यविधि भी इस जनरेटर की तरह ही वर्क करती है। तो उसी के प्रकार से बोला जा रहा है कि रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है। रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए, तो रिएक्टर को चालू करने के लिए क्या होती है, उसकी नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है। उसकी जो नियंत्रक छड़ें होती है उसको क्या कर ली जाती है, बाहर खींच ली जाती है, ठीक है। इसको नियंत्रक छड़ को बाहर की तरफ क्या कर ली जाती है, खींच ली जाती है। तो नियंत्रक छड़े को बाहर की तरफ खींच ली जाती है, बाहर की तरफ खींच ली जाती है, ठीक है। तो रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर क्या कर ली जाती है, खींच ली जाती है। रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन, उसमें पहले से जो कोई भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन है भाई, उसमें ऑटोमेटिक पहले से क्या है, जो उपस्थित आप लोगों के पेज पे कुछ न्यूट्रॉन है, जो कि पहले से उपस्थित कुछ भी न्यूट्रॉन होता है जो कि आप लोगों के पेज पे होता है। न्यूट्रॉन होता है जो कि 235U का विखंडन के बेस पे होता है, 235U का विखंडन के बेस पे होता है, ठीक है। का 235U का विखंडन शुरू कर देते हैं। इसका विखंडन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं भाई। यहाँ से इसके विखंडन को क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो जब रिएक्टर को हम लोग नियंत्रक छड़े से बाहर किस तरीके से खींचते हैं, जो कि नियंत्रक छड़ों के बेस पे आप लोगों को किस तरीके से रहता है, नियंत्रक छड़ के बेस पे आप लोग के पास यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के बेस पे रहता है, जिसको हमारे द्वारा क्या किया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है। तब यहाँ पर शीतलक से आकर के क्या होता है, जुड़ा रहता है भाई। शीतलक से आकर के क्या हुआ रहता है, जुड़ा रहता है। तो कार्यविधि के बेस पे हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि रिएक्टर को चालू करने के लिए या नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235U का भी विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस न्यूट्रॉन के बेस पे 235 के बेस से, इस न्यूट्रॉन के 235 के बेस पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर क्या कर ली जाती है, खींच ली जाती है, जिससे कि पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235U का क्या कर लेते हैं, विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन अन्य 235U को विखंडित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक छड़ों की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए रिएक्टर के माध्यम से इसको चालू करने से हमारे पास क्या क्या आती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से ही उपस्थित उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, उसमें पहले से ही मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, जिसमें से पहले से मौजूद उसमें कुछ न्यूट्रॉन 235 के बेस पे, ठीक है, न्यूट्रॉन 235 के बेस पे विघटन को क्या कर देते हैं भाई, शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। विघटन करना शुरू करना, विखंडन करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बेस पे जो न्यूट्रॉन होता है, जो कि अनावेशित के बेस पे होता है भाई, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है वह अनावेशित की तरफ से होता है, अनावेशित के जैसे होता है, और ये आप लोगों के नाभिक से संबंधित रहता है। ये नाभिक के कण से संबंधित है। ये नाभिक के कण से क्या होती है, संबंधित होती है। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से ही उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235U का विखंडन शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विखंडन शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये 235U का विखंडन शुरू कर देते हैं, लेकिन इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन, इस विखंडन के फलस्वरूप देखिए, इस विखंडन के फलस्वरूप क्या क्या होता है भाई, विखंडन के
फलस्वरूप, इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तीव्रगामी तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। देखिए, तो इस विखंडन के द्वारा, जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, यहाँ से जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वितरित होती है, यहाँ से जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्या होती है, वितरित होती है, जिसके फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो जब हम लोग रिएक्टर के माध्यम से जब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं जिसमें से ऊष्मा का आसपास में आदान प्रदान होता है और ऊष्मा उससे निकलती है, जब इस रिएक्टर को हम किसके रूप में लाते हैं भाई, जब रिएक्टर को जब चालू करते हैं और बाह्य परिपथ से जब उसके बाह्य पटरी को खींचते हैं, तो वहाँ से जब खींचते हैं तो वहाँ से जो पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन होते हैं भाई, जो कि 235 के बेस में, तो वो अपना विखंडन शुरू कर देते हैं, वहाँ से विखंडन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें पहले से मौजूद न्यूट्रॉन जो कि 235 के बेस में होते हैं, वह अपनी अवशोषण की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया वहाँ पर ऊष्मा को क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर नाभिकीय विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। नाभिकीय विघटन जैसे जैसे होते जाता है वह परमाणु अणु के रूप में बढ़ते जाता है और न्यूट्रॉन की जिसमें अहम भूमिका होती है भाई। तो इसमें जब रिएक्टर के माध्यम से ये इसकी जो कार्यविधि होती है वह न्यूट्रॉन के बेस पे होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन वहाँ पर कुछ अत्यधिक भाग में मौजूद पहले से ही होता है, जिसके कारण वह दूसरे चीज़ से क्रिया करती है, दूसरे के साथ तीसरे के साथ क्रिया करती है, तीसरे से चौथे के साथ क्रिया करती है। इस तरीके से क्रिया करते करते वह तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न कर लेते हैं, वहाँ से बहुत इकट्ठे पूर्वक से वह तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर अभिक्रिया नाभिकीय विघटन नाभिकीय आपका विखंडन में अत्यधिक भूमिका होती है, मतलब वहाँ से अत्यधिक मात्रा में निकलने लगती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235 का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन बंधक से टकराते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तथा तीव्रगामी न्यूट्रॉन बंधक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे उनकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बोला जा रहा है भाई कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन होते हैं, जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन होते हैं, ये वाला जो तीव्रगामी आपका न्यूट्रॉन है भाई, न्यूट्रॉन है, ये मंदक से टकराते हैं। ये जैसे ही मंदक से टकराते हैं, ये भाई जैसे ही ये आपके मंदक से टकराते हैं, जैसे ही आपके मंदक से टकराते हैं, इस चीज़ को बोला जा रहा है, देखिए कि तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे उनकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। यहाँ से इनकी जो गति होती है भाई, इसकी जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन की गति होती है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन की गति, यहाँ से देखिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन की जो गति होती है वह क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी हो जाती है भाई। यहाँ से ये मंद पड़ जाती है, या अथवा बोल सकते हैं कि धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, अथवा यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई, इस चीज़ को धीमी पड़ जाती है। दोनों के बीच में अटैचमेंट के बीच में इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं भाई कि कार्यविधि के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235 यूनियन के बेस पे जो विखंडन शुरू करते हैं, इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं और जिससे उनकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। तो इस बीच में जो आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है भाई, वह तीव्रगामी न्यूट्रॉन से टकराते हैं, जिसके कारण तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक होती है, जिसके कारण वह मंद गति में पड़ जाती है, जिसके कारण तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, और जैसे ही टकराते हैं जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है, मतलब साम्यावस्था के अनुसार वह धीरे हो जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर तीव्र वेग से होती है तो यहाँ पर गति मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन अन्य 235 को, ये मंद न्यूट्रॉन, अब यहाँ पर ये जो मंद न्यूट्रॉन आपके पास जो पढ़ करके यहाँ पर आया है मंद न्यूट्रॉन भाई, यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ पर जो मंद न्यूट्रॉन आया है, यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त है मंद न्यूट्रॉन,
यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त है क्या है, मंद न्यूट्रॉन जो प्राप्त है अन्य 235 यू को विखंडित करता है। अन्य 235 यूनियन के बेस पे 235 इंटरनल एनर्जी के बेस पे जो होता है, इसको क्या करता है, विखंडित करना शुरू कर देता है। इसको विखंडित करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसको विखंडित करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इस चीज़ को विखंडित करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इस चीज़ को विखंडित करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है। रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर खींच ली जाती है, जिससे पहले से ही उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235 यू का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन अन्य 235 यू को विखंडित करना प्रारंभ कर देते हैं। ये मंद न्यूट्रॉन अन्य 235 यूनियन को, यहाँ से देखिए आप लोगों के जो न्यूट्रॉन के बेस पे होते हैं भाई, न्यूट्रॉन के बेस पे U235 ये क्या कर देते हैं, विखंडित करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से देखिए विखंडित करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। विखंडित करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से भी ये विखंडित करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। मतलब यहाँ से इसको विखंडित करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ करते देते हैं, जिससे रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया, जिससे रिएक्टर में, यहाँ से देखिए, जिससे रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिससे रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियमित श्रृंखला, अनियमित श्रृंखला होती है, उसी प्रकार यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से क्या प्रारंभ हो जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि नियमित श्रृंखला के रूप में होती है। जो कि किसके रूप में होती है, नियमित श्रृंखला के माध्यम से होती है। ये नियमित श्रृंखला के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, नियमित श्रृंखला के माध्यम से होती है। क्योंकि यहाँ पर जो श्रृंखला होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो नियमित के बेस पे होती है या फिर अनियमित के बेस होती है। नियमित के बेस होगी तो नियमित में होगा, और अनियमित के बेस पे रहेगी तो अनियमित श्रृंखला के बेस पे होगा। बाकी ये दोनों यहाँ से क्रिया करते ही हैं। क्लियर। तो जिससे रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि आप लोगों के श्रृंखला अभिक्रिया में ये प्रारंभ हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षण के बेस पे, इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों के बेस से, इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से, नियंत्रक क्षणों की सहायता से, किसकी सहायता से, नियंत्रक क्षणों की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके द्वारा हम लोग इसको क्या किया जा सकता है कि इस श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, देखिए इसके जो श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा होता है, यहाँ से इसके द्वारा होता है, श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जो मिलता है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षण के द्वारा, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षण के द्वारा, नियंत्रक क्षण की सहायता से, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है भाई, नियंत्रित कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, इसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इसको रिएक्टर को हम लोग इस तरीके से देखते हैं भाई, रिएक्टर को जब चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235 यूनिटरी के बेस पे, यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन के बेस पे जो आप लोगों के अणु के रूप में, परमाणु के रूप में जो देखने को मिलता है, उसी के बेस पे रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ें बाहर की ओर क्या कर ली जाती है, खींच ली जाती है, जिससे पहले से ही उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235 यू का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन अन्य 235 यू को विखंडित कर प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक क्षणों की सहायता से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है।
है। तो रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ी कहाँ की किधर खींच ली जाती है, तो बाहर की तरफ इसको खींच ली जाती है। तो रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ी को बाहर की ओर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235U का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है, इस विखंडन से पहले तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर मंद न्यूट्रॉन अन्य 235 न्यूट्रॉन को विखंडित करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि जो आप लोगों का अणु के बेस पे होता है या परमाणु के बेस पे होता है, तो जो अणु क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे परमाणु से मिल करके बने होते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग में आप लोगों का नाभिक स्थित होता है। नाभिक पर आपके दो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जो कि आप लोगों के प्रोटॉन के बेस पे होता है और न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। क्लियर। अब क्या करते हैं कि वो नाभिक के चारों तरफ से आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आता है। जब कक्षों की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित होता है भाई, और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, और आप लोग न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। क्लियर। तो इस बीच पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार में क्या होते हैं, इस चीज़ को यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो नाभिक के बेस में अगर उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं, तो नाभिक के बेस में भी हम उसको रिएक्टर को चालू करने के बाद भी उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है भाई कि रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक छड़ी को बाहर खींच ली जाती है, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन 235U का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद पड़ जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन तथा 235U को विखंडित करते हुए चली जाती है, जिसके कारण नाभिकीय विखंडन तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जिसके कारण रिएक्टर में आप लोगों की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ये नियंत्रक क्षणों की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है। इसको जो भी नियंत्रण वैसे जो रिएक्टर को चालू करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि रिएक्टर के बेस पे हम लोग प्रायः इसी चीज़ को देखते हैं कि इसमें जो न्यूट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन की भूमिका किस तरीके से होती है, न्यूट्रॉन किस तरीके से अलग अलग होती है, अलग अलग मूवमेंट पर, अलग अलग एंगल पर, अलग अलग चेज पर किस तरीके से यह उतरती है रिएक्टर की चालू करने पर। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसके जो वर्किंग मॉडल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, जो इसके अकॉर्डिंग रहता था। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो नाभिक के बेस पे जब इस चीज़ को हम लोग दोनों को क्लियर कराएं, तो उसके बेस पे आप लोगों को नाभिक के बेस में भी ये दोनों आ गया था। उसके बाद आप लोगों के तीव्रगामी न्यूट्रॉन के बेस में ये परिरक्षक की भांति कार्य किया था, जिसमें शीतलक हुआ करता था, जो कि भारी तत्व या फिर द्रव सोडियम के बेस पे दोनों लागू होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंखला के बेस पे ये दोनों की क्षणों की सहायता से ये वर्क करने लगेगा, जो कि दोनों के अकॉर्डिंग हो सकता है। श्रृंखला के अकॉर्डिंग हो सकता है, नियमित के और अनियमित के बेस हो सकता है। अब नियमित के बेस पे किस तरीके से होता है और अनियमित के बेस पे किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग भली भांति अभी इस कंटेंट के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के श्रृंखला अभिक्रिया से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे है भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे है ये। ठीक है, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे है, श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे इस चीज़ को मान लेते हैं। तो ये किस तरीके से होती है, हम लोग मानते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम लोग मानते हैं। देखिए इस चीज़ को श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं भाई श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे। श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे जब हम इस चीज़ को मानते हैं, तो श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हमारे पास जो नाभिक होता है भाई, नाभिक ए पर होता है, नाभिक किस पर होता है, बी पर होता है। जो नाभिक ए की बात करते हैं, ये नाभिक ए की बात है। मान लेते हैं कि एक और है, यहाँ से एक और है, यह है नाभिक बी, ये है नाभिक बी। नाभिक ए है, ये है क्या है, नाभिक बी है। अब दोनों की बात हम लोग यहाँ से कर रहे हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम इन दोनों की यहाँ से तुलना करते हैं भाई। चलिए, ये पहला ए के लिए है, ये आप लोगों के बी के लिए है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इसकी प्रबल शक्ति संपूर्ण जानकारी यहाँ से लेते हैं भाई। क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक और है, नाभिक के बेस पे है भाई, यहाँ से ये देखिए इस बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं भाई कि नाभिक के बेस पे ये इस तरीके से है और पार्टिकल्स के बेस पे है। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, नाभिक के बेस पे है यहाँ पर, जो कि नाभिक के बेस पे आप लोगों के पास है इस तरीके से, जहाँ पर दो चीज़ें उपस्थित होती है आपकी नाभिक के बेस पे। ठीक है,
ये पहला नाभिक ए की बेस पे है, ये नाभिक ए की दृष्टि से है और ये नाभिक बी की दृष्टि से है, ये नाभिक बी की दृष्टि से है, ये नाभिक ए की दृष्टि से, नाभिक बी की दृष्टि से। अब इस चीज़ को हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से मानते हैं भाई। ये न्यूट्रॉन यहाँ से, और दूसरा होता है प्रोटॉन होता है। ये आप लोगों की प्लस चार्ज होती है, ये आप लोगों की Ne0 होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है भाई, ये वाला स्थान, ये देखिए, ये भाई साहब है आपके इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ये भाई साहब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, जो कि रिडायसित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी दो तरीके से हैं भाई। यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे यहाँ पर भी आप लोगों का न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन जो कि अनावेशित होता है, Ne⁴ अनावेशित होता है। यहाँ से प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो ये प्रोटॉन हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है भाई, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से। ये भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नाभिक के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि न्यूट्रॉन के बेस पे पहला नाभिक ए की दृष्टि से और नाभिक बी की दृष्टि से देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से देखते हैं नाभिक ए के बेस पे, जो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक बी का भी न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडायसित होता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों में रिडायसित है, दोनों में न्यूट्रॉन है जो कि अनावेशित है, दोनों में प्रोटॉन है जो कि क्या है, धनावेशित है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रत्येक प्रोटॉन की संख्या होती है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ऋण आयनों की संख्या के बराबर प्रत्येक नाभिक में, प्रत्येक नाभिक के अंदर उपस्थित, प्रत्येक नाभिक के अंदर उपस्थित, प्रत्येक नाभिक के अंदर उपस्थित, प्रत्येक नाभिक के अंदर उपस्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर, ऋण आयनों की संख्या बराबर, ऋण आयनों की संख्या बराबर धन आयनों की संख्या होती है। धन आयनों की संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक नाभिक के अंदर उपस्थित ऋण आयनों की संख्या बराबर क्या होती है, धन आयनों की संख्या होती है। नाभिक के अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुल इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। तो प्रत्येक श्रृंखला विक्रिया के अंतर्गत में हम लोग नाभिक ए की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन Ne नेगेटिव चार्ज, Ne मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन अनावेशित होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जिस पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज माइनस होता है। ये नाभिक ए की दृष्टि से है। नाभिक बी की दृष्टि से भी न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से दोनों देखिए, ये दोनों में भाई समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और समान प्रोटॉनों की संख्या होती है। समान न्यूट्रॉनों की संख्या, समान प्रोटॉनों की संख्या और समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोनों का नाभिक के बेस पे है। अब कई यहाँ से जो बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लोग के पास जो वर्क करता है भाई, इस बेस से बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो वर्क करता है, यहाँ से बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे यहाँ पर जो वर्क करता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, जो बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो हानि होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस पे चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा। बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम स्थित, नाभिक के
नाभिक के निकटतम स्थित ठीक है। तो नाभिक के निकटतम स्थित इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी प्रबलता नाभिक के साथ नाभिक से दृढ़तापूर्वक रहती है। इसकी प्रबलता नाभिक से दृढ़तापूर्वक रहती है। दृढ़तापूर्वक रहती है तथा नाभिक से दूरी बढ़ने पर इसकी प्रबलता कम होती जाती है। दूरी बढ़ने पर इसकी प्रबलता कम होने लगती है। इसकी प्रबलता कम होने लगती है। इसकी प्रबलता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और एक कम होने लगती है जिससे कि यह जिससे नाभिक से मुक्त होकर के नाभिक से मुक्त होकर के ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ कर पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। पृष्ठ पर गति करने लगते हैं जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि ये यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर है, इसकी दूरी अत्यधिक है, तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत हो जाएगा, जिससे को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत ही इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्यविधि के बेस पे इस चीज़ को देखे हैं। तो कार्यविधि के बेस पे इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्टर के माध्यम से श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से प्रारंभ हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रक क्षणों की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसको हम लोग कार्यविधि रिएक्टर को चालू करने से अनियंत्रित क्षणों को बाहर निकालने के बेस पे हम इस चीज़ को देखे हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यविधि से रिलेटेड रिएक्टर का, जिसको हम लोगों ने कुछ न्यूट्रॉन के बेस पे इसको क्लियर किए हैं। तो चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे। तो इसको हम लोग यही कार्यविधि रिएक्टर की चालू करने के लिए रिएक्टर क्षण के बेस पे, इसको बाहर की पट्टी के बेस पे हम लोग इसको वर्क करते हैं। इसके बाद की जो आपका कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।